जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो गए हैं। तो लागू होने से पहले भी और लागू होने के बाद जब कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हमारे साथियों के फ़ोन आ रहे हैं। तो जहाँ तक मुझसे संभव हो सक रहा है खुद अपनी कानून की व्याख्या करके या दोस्त या कानून के जानकारों से डिस्कस करके उन सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है। अब तक जो मुख्य कन्फ्यूजन्स जो आए हैं, जिनको मैंने बिगेस्ट कन्फ्यूजन का नाम दिया है, तो बिगेस्ट कन्फ्यूजन जो नाम है उसके आधार पे मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो बिगेस्ट कन्फ्यूजन में पॉइंट वाइज मैं आपसे क्लियर करता चलूँगा। पहले मैं पॉइंट काउंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो थेफ्ट के बारे में आ रहा है कि अगर चोरी 5,000 तक के सामान का है तो नॉन कॉग्निजेबल है, उसको हम कैसे डील करेंगे। कार और बाइक, अगर प्राइवेट कार और बाइक चोरी है तो पहले 379 में दर्ज होती थी, 379 के बदले 303(2) है उसमें दर्ज होगा या 305 में दर्ज होगा। अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, पैसेंजर या गुड्स कैरियर है, तो उसको अगर चोरी होती है तो कहाँ दर्ज होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के अंदर से कोई सामान चोरी होती है तो कहाँ दर्ज होगा। एक कंफ्यूजन ये है, इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी कंफ्यूजन है कि हम मौके की वीडियो बनानी है तो क्या सिर्फ जो हम 7 साल वाले में बनाएंगे वीडियो, या ऐसा ऑफेंस जिसमें कि 7 साल से कम की सजा है उसमें भी बनाएंगे वीडियो। ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सर्च एंड सीजर बड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि हाफ एन आवर तक का या 1 घंटे का हो, तो एक इतना बड़ा वीडियो तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का ई प्रमाण ऐप है उस पर डालना है। तो उसमें बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, उसमें कहा कि नहीं, अगर आपका एक से ज़्यादा वीडियो बनाना है तो एक से ज़्यादा वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में वॉइस ओवर आपने करना है कि हमने ये वीडियो लंबा हो रहा है लिहाजा हम इस वीडियो को रोक रहे हैं और इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो दूसरे वीडियो में भी वो उस मुकदमे का या उस डीडी एंट्री की आपने जिक्र करते हुए कि ये दूसरा वीडियो है, ये फिर तीसरा बनाएंगे तो तीसरा वीडियो है, इस तरीके का कर सकते हैं। तो ये तो वीडियो की बात हो गई कि एक से ज़्यादा वीडियो होगी। क्या है, हु विल रिकॉर्ड, कौन रिकॉर्ड करेगा वीडियो? तो भाई ऑब्वियस है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ जो उसका हेल्पर होगा वो रिकॉर्ड करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कार्रवाई मौके पे कर रहा होगा। क्या उसमें फिर एक बात आती है कि क्या पीसीआर वाले, ये सवाल था कि क्या पीसीआर वाले भी रिकॉर्ड करेंगे क्या? कि मौके पे पीसीआर व्हीकल सबसे पहले जाती है दिल्ली के अंदर में या बाकी जगहों में भी व्यवस्था जहाँ पे है पीसीआर की, वहां पे सबसे पहले पीसीआर जाती है। तो क्या मौके पे जाएगी तो क्या पीसीआर वाले रिकॉर्डिंग करेंगे? नहीं भाई, क्लियर कट कर देता हूँ कि पीसीआर वाले को कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ मौके पे पहुंचना है। मौके पे पहुंच करके तब तक मौके को सुरक्षित रखना है जब तक कि वो लोकल पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर देते हैं मौके को। जैसे ही उन्होंने मौके को हैंड ओवर लोकल पुलिस को कर दिया, फिर लोकल पुलिस देखेगी कि वो जो मामला जो है वो 7 साल या 7 साल का ऊपर का है या उससे नीचे का। अगर 7 साल या 7 साल का ऊपर का मसला है तो उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाएंगे। उसके बाद सारी कार्रवाई सर्च एंड सीजर वाली कार्रवाई होगी और वीडियो ऑन करके होगी, यानी कि ऑडियो वीडियो चलेगी। तो क्लियर कट इस मामले में है। उसके बाद क्या पर्सनल सर्च मेमो बनाएंगे, यानी कि एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, उसका पर्सनल सर्च मेमो बनाते हैं, इतने पैसे मिले या बटुआ से बेल्ट है, उसका और भी बिलोंगिंग्स है, उसको हम पर्सनल सर्च मेमो में हम लिखते हैं। तो क्या उसकी वीडियो बनाएंगे? उसकी वीडियो कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, सर्च एंड सीजर में वो कंसीडर नहीं होता है। अगर उसके पर्सनल सर्च से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसको क्या आप इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, एज ए पीस ऑफ एविडेंस आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, तब आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता। मान लीजिए कि एक एक्यूज है, एक्यूज को आपने 354 में उसको किया हुआ है अरेस्ट, यानी कि अब जो है उससे आपने मोबाइल कब्जे में लिया और वो मोबाइल एज ए पीस ऑफ एविडेंस आपने इस्तेमाल करना है, उसको फोरेंसिक भेजना है। तब जब आप उसको सीज करेंगे तब आपको उसकी वीडियो बनाने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो पर्सनल सर्च आप कर रहे हैं उस पर्सनल सर्च की वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं अरेस्ट के बाद वाला। ठीक है। अब बात आती है कि स्टेटमेंट जो होगा, वीडियो स्टेटमेंट जो करेंगे हम विटनेस का या कंप्लेनेंट का, वो उसकी वीडियो बनाएंगे क्या? तो उसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि धारा 180 में लिखा है। धारा 180 कौन सी दोस्तों? पहले 161 में बयान लिखते थे
और उसमें सिग्नेचर नहीं करवाते थे, तो ही धारा 180 हो गई है। तो धारा 180 में नीचे देखेंगे कोई चेंज नहीं, नीचे सिर्फ लिखा है प्रोवाइडेड कि भाई आईओ में रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आईओ कर सकता है। मे वर्ड का इस्तेमाल है, इसमें सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा आईओ के डिस्कशन पे है कि वो वीडियो करे या ना करे, वो 161 के बयान के बारे में है। अब एक फ्रेंड का फोन आया था, उन्होंने कहा कि यार लड़की गुम हो गई है, उसके फादर कंप्लेंट कराना है, तो कंप्लेंट कराना है तो उसके क्या हम कंप्लेंट में जो उनका स्टेटमेंट लिख रहे हैं उस दौरान वीडियोग्राफी करें। तो वो जो आप कर रहे हैं वो आप धारा 154 को पहले हुआ करती थी, एफआईआर करते थे, रिड्यूस इन राइटिंग करके एफआईआर करते थे, वही धारा 173 में आ गई है। 173 में ऐसे कंप्लेनेंट का कहीं भी वीडियोग्राफी की बात नहीं करी गई है, लिहाजा आप जो एफआईआर के लिए जो कंप्लेंट लिख रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है, न कानून में लिखा गया है। ये उन विटनेसेस के लिए है जिन विटनेसेस का लगता है आपको कि ऐसा विटनेस है जो कि बाद में मुकर सकता है। जब उसका 161 का स्टेटमेंट लिखें तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं और बना करके उसको आपको अपनी केस डायरी में मेंशन करना है कि हमने वीडियो बनाया है, और साथ में आप केस डायरी में उस वीडियो को, आप पुलिस फाइल में वीडियो को रख लें। उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। अगर वो आदमी कोर्ट में मुकरेगा तो ये कहेगा कि मैंने तो पुलिस के डर से बयान दिया था, उसको मुकरने से कोई मना नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए है कि नहीं कोई ऐसा वाइटल केस है जिसके अंदर में कि हमने करना है। तो वाइटल केस की बात करें दोस्तों तो 10 साल है, 10 साल के ऊपर के केसेस के अंदर में एक बड़ा ओपन सा दे दिया है 183 धारा 183 पहले 164 हुआ करती थी। तो 183 में 10 साल है, 10 साल के ऊपर के केसेस में आईओ को लगता है कि विटनेस जो है हमारा मुकर सकता है, कुछ कर सकता है, तो आईओ कोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन लगा के उसका स्टेटमेंट 164 में करा सकता है, यानी अब 183 में करा सकता है। तो वैसे केसेस के लिए एक प्रोविजन दे दिया, तो फिर आपका ये वीडियो बनाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मे वर्ड यूज है, आप अपने डिस्कशन के ऊपर में इस्तेमाल करें, इसका लगता है आपको की जरूरत है तो करें। फिर आता है कि मौके पे कुछ नहीं है तो तब भी वीडियो बनेगी। अब बात आई कि एक 363 का मुकदमा, 363 के बदले अब 137 दो आ गया, तो 363 का मुकदमा दर्ज किया है, उसके फादर का बयान वगैरह लिख लिया है। अब मौके पे हम जा करके क्या हम वीडियो बनाएंगे? भाई आपका मौका क्या है? पहली बात तो मौका ही नहीं, लड़की गुम हुई है, लड़की कहाँ से गुम हुई है, क्या हुई है, ये कुछ पता नहीं है, फिर आप वहां पे जाके क्या वीडियो बनाएंगे? तो आप पहली केस डायरी में लिखें, वो 7 साल से ऊपर की सजा है, इसका मतलब थोड़े है कि आप जो है बिल्कुल ही इनवेरेबली चले जाएं। तो आपने वो करना है। अब मैं सबसे पहला पॉइंट पाता हूं दोस्तों कि थेफ्ट 5000 वाले में क्या करेंगे। देखिए, थेफ्ट जो 303 में कवर होती है, यानी कि 303 में जो थेफ्ट है और वो 5000 से नीचे है, कंप्लेनेंट आता है आपके पास और कहता है कि भाई मेरा 5000 से कम का चोरी हुआ है, तो आप उसको एनसीआर काट के दे सकते हैं। ठीक है, एनसीआर काट के आप दे देंगे, बोलेंगे भैया ये नॉन कॉग्निजेबल है, आपको एनसीआर मिलेगी। अब बात आती है, मान लिया जाए कि 4500 की ही चोरी हुई है उसकी, लेकिन वो चोर पकड़ लिया मौके पे, तो वो 411 वाली जो धारा थी वो भी तो लगेगी, तो कॉग्निजेबल है। तो आपको उसमें मुकदमा दर्ज करना होगा और इन्वेस्टिगेशन करके उसकी चार्जशीट भी फाइल करनी। उसके लिए आप सजा वाला प्रोविजन देखेंगे तो उसमें जज साहब के लिए लिखा है कि ऐसे मसले में अगर वो सामान वापस करता है या पैसे वापस करता है तो कम्युनिटी सर्विस की सजा देंगे। तो ये उन केसेस के लिए है जिनमें कि हम अरेस्ट करके हम चार्जशीट कर देते हैं, लेकिन अमाउंट जो है चोरी का वो 5000 से कम का है। तो हमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, चोरी को भी बड़ा क्लियर कट कर दिया, 305 का जो था यानी कि 380 को बाइडन कर दिया है। 380 में क्लियर कट लिख दिया कि 380 के अंदर में अब बस के अंदर में चोरी हो रही है, बस के अंदर से कोई सामान चोरी हो रहा है, तो 380 वाला यानी 305 में 7 साल के का होगा। उसी प्रकार आपका यानी कि ट्रांसपोर्ट आइटम जो यानी ट्रेन से भी हो, मेट्रो ट्रेन से भी हो, मेट्रो वालों का भी फोन आया था कि जी अब मेट्रो ट्रेन से अगर कोई चोरी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो अब 305 में दर्ज करना पड़ेगा, 303 में दर्ज नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर से चोरी हो रही है। यानी कि अब क्या पिक पॉकेटिंग भी आएगी इसके अंदर में, पिक पॉकेटिंग बस के अंदर हो रही है या आपकी मेट्रो के अंदर ही हो रही है, तो 305 में मुकदमा बनता है उसका। मान लिया जाए किसी ने करा दिया EFIR करा दी और EFIR में उसका 305 में नहीं होगी, 303(2) में मुकदमा दर्ज हो रखा है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप उस सेक्शन को पहली केस डायरी में चेंज करेंगे
और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये भी सवाल आता है कि एक बस में पिक पॉकेट हो गई, 7 साल की सजा है, मैं कैसे करूंगा, उसका तो बस तो चली गई है। तो क्लियर कट है, आप मौके पे जाएंगे, वहां पे आपको कंप्लेनेंट मिलेगा, कंप्लेनेंट को आगे एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करते समय के बाद आप जब वो आइडेंटिफाई करेगा कि इस जगह पे मैं उतरा था जी और बस चली गई है, तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें आप, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दें और पहली केस डायरी में लिख दें कि बस मूवेबल थी और चली गई। ऐसे भी पिक पॉकेटिंग में आपको क्या एविडेंस मिलना है, ठीक कॉमन सेंस की भी बात है कि भाई आप अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर नहीं बुला रहे हैं तो क्यों नहीं बुला रहे हैं, और अगर कभी कुछ इस तरीके का एविडेंस मिलने वाली बात होगी जहां की आपको लगता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना है तो बुलाइए, ठीक है। तो अब हम कंफ्यूजन वाली बात करते हैं कि थेफ्ट में 5,000 तक की हमने बता दिया आपको कि कैसे करना है। उसके बाद कार और बाइक, अगर प्राइवेट कार या प्राइवेट बाइक है किसी की और वो चोरी हो जाती है तो पहले जो 379 था उसी की करस्पॉन्डिंग धारा 303(2) है। सीसीटीएनएस के अंदर में भी यही फिट किया गया है और जो ईएफआईआर कार थेफ्ट या बाइक थेफ्ट में करा रहे हैं वो 303 में ही हमारी ले रही है सीसीटीएनएस, और करेक्टली ले रही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात हो रही है जी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या नहीं है, कार या बाइक। देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का डिफिनेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो पैसेंजर या गुड्स को कैरी कर रहा हो, यानी एक तरीके से कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा है। अब कॉमर्शियल में हमारा एक टैक्सी भी आ जाएगा, पैसेंजर कोड होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा वो जो हाथी है, जो छोटा सा सीएनजी वाली गाड़ी है जो सामान ढोता है, वो भी आ जाएगा। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई द वे टैक्सी वगैरह का कोई मुकदमा हो गया और 303(2) में हो गया, आप पहली सीडी लिख रहे हैं तो पहली सीडी में आप इसको 302 को 305 में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेफली जो उसके अंदर में मौके की जो कार्रवाई जैसे करनी है। अब कहेंगे कि भाई अब कार चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, तो अब तो क्लियर हो गया कि भाई 3 साल तक की सजा, लिहाजा वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बुलाना है आपको मौके पे। आप मौके पे बीइंग आईओ जाएंगे, कंप्लेनेंट को बुला करके, मान लिया ईएफआईआर होगी, ईएफआईआर के बाद तफ्तीश आएगी, तफ्तीश के बाद पहली बार आईओ क्या करता है, मौके पे जाता है, वहां नक्शा मौका बनाता है। तो मौके पे जाकर के जब आप नक्शा मौका वगैरह बनाएंगे तो कंप्लेनेंट को जब बुलाएंगे पहले तो आप वीडियो ऑन करेंगे, वो बताएगा कि इस जगह से हुआ है, उस जगह आप वीडियो सर्च के लिए वीडियो तो करना है आपको, तो सर्च के लिए आप वीडियो बनाएंगे कंप्लेनेंट को कवर करते हुए और उस जगह को कवर करते हुए, और कोशिश देखेंगे सर्च करके कोई चीज है या नहीं है। तो आप उस वीडियो में बोलेंगे कि इस जगह से चोरी हुई थी, यहाँ पे कोशिश करके दी गई, किसी प्रकार का टूल्स वगैरह या किसी प्रकार के तोड़ फोड़ का आइटम कुछ हो सकता है कि वायर काट करके जोड़ा हो, इस तरीके का कोई आइटम मिलता है देन आप सीज करें, नहीं मिलता है तो देन आप ये कहें कि भाई इसमें हमने वीडियो बनाया है, इसमें किसी प्रकार का हमें आइटम सीजर के लिए नहीं मिला, लिहाजा इसमें कोई सीजिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपकी फॉर्मेलिटी होगी, आप इस वीडियो को अपलोड कर दें। एक समस्या और आ रही दोस्तों कि ई प्रमाण ऐप काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो क्या करें। तो आईओ मौके पे अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कानून में लिखा हुआ है प्रेफरेबली मोबाइल फोन, ये नहीं लिखा है कि प्रमाण ऐप से बनाना है, तो आपने मोबाइल से बना लिया। अब आपको उस वीडियो को फॉरवर्ड करना है मजिस्ट्रेट को। तो भाई अभी कोर्ट ने कोई वेबसाइट बनाया नहीं है, कोर्ट ने कोई अभी हमें लिंक नहीं दिया है कि कहाँ भेजना है। तो आप क्या करें, जैसे एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे में एफआईआर की कॉपी तो जाती है मजिस्ट्रेट साहब को, तो आप थाने में लाएं, आने के बाद अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में उस वीडियो को डालें, डालने के बाद उसको डीवीडी में या पेन ड्राइव में कॉपी करें और एफआईआर के साथ साथ एक रिपोर्ट बना करके कि भाई इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें हमने मौके पे 24 वीडियो बनाई थी और आपको फॉरवर्ड किया, विद इन 24 आवर उसको कोर्ट के अंदर में जा करके सबमिट कर पाते हैं। तो आपकी ये जो फॉर्मेलिटी है धारा 105 में जो लिखा हुआ है कि जल्द से फॉरवर्ड करेंगे। अब बात आती है धारा 174 थी पहले, अब 194 आ गई। तो 194 में जब इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अब करेंगे तो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में क्या करेंगे, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में अब आप जो वीडियो बनाएंगे वो आपने देना है एसडीएम साहब को, पेन ड्राइव में करके आपने एसडीएम साहब को उसको भेजना है और 24 आवर में एक रिपोर्ट भी जानी है। उसमें 194 में लिखा है कि आप जो कोई भी डेड बॉडी किसी भी प्रकार के मिलेगी तो भेजेंगे। उसके पहले चूंकि डेड बॉडी है लिहाजा 176.3 भी पिक्चर में आ जाएगा, यानी फॉरेंसिक को भी आपने मौके पे बुलाना है। जो मौके की कार्रवाई करेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वीडियो सारी मौके की कार्रवाई करते हुए वीडियो करेंगे, कोई सर्च एंड सीजर करना है वो करेंगे। उसके बाद
आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के उस वीडियो की कॉपी पेन ड्राइव में या डीवीडी में करके एसडीएम साहब को भेजेंगे। ये तब जाके आपकी फर्स्ट डे की कार्रवाई कंप्लीट होती है। विद इन 24 आवर ये काम करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों उसकी बात हमने कर ली। अब आप एक सवाल और आया था कि देखिए एक लैपटॉप है, अगर मेरी कार में रखी है वहां से चोरी हो जाएगी तब तो 303 मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और वही बस से चोरी हो जाएगी तो 305 में करना पड़ेगा। ये तो गलत है, चीज तो एक ही चीज हो रही है। देखिए कोर्ट ने, जो कानून बनाने वालों ने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का माना है कि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में से चोरी कर रहे हैं वो एक तरीके से ड्रेडेड क्रिमिनल है, उनको डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। और जो छुप छुपा के चोरी करके चले जाते हैं वो ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है, वो ऐसे छोटे क्रिमिनल हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से कार्रवाई करना है। दोस्तों आपको बता दूं ये वीडियो नंबर 14 है। वीडियो नंबर 13 मैंने जो डाला हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, काफी लाभदायक वीडियो है। मेरा यूट्यूब चैनल रमेश सहरियार पे आप जा करके रमेश SAHARIYAR, ठीक है, रमेश सहरियार चैनल पे आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी 12 वीडियो हैं, काफी यूजफुल हैं। उसमें कुछ पहले कंफ्यूजिंग वीडियो थे, वो कंफ्यूजन थे उनको दूर किया था। अब जो कंफ्यूजन और आगे आएगी उसको भी दूर करूंगा दोस्तों। तो मेरे सहरियार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अगर चाहते हैं किसी को कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझे जरूर बताएं। मेरा नंबर है 9871009070। तो मैं खुद या फिर कानून के जानकारों से डिस्कस करके आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आपका साथी इंस्पेक्टर रमेश कुमार सिंह, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आप लोगों के साथ है। और मुझे ये आप लोगों को मदद करते हुए अच्छा लगता है, और आप लोग भी नए नए सवाल हमें बताएं ताकि हम आपके लिए किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को दूर कर सकें। इस प्रकार आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से काम करेंगे, बिना डर भय के निर्भीक होकर के नए कानून को पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।